नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के विकास के बारे में। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हम 2 वीडियो को लेके आ चुके हैं, जिसमें पहले वाले वीडियो में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में प्रशासनिक रूप से रही थी तब तक उनके काल में शिक्षा में क्या सुधार हुए थे उसके बारे में हमने बात की थी। जैसे हमने देखा था कि 1781 में जो है कलकत्ता में मदरसा स्थापित हुआ था, 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ था। इस प्रकार से कई सारे जो शिक्षा को लेकर पद्धतियां आई थी। उसके बाद हमने देखा था कि क्राउन के अधीन, अर्थात हमें पता है 1857 के बाद जब क्रांति हो गई थी तो भारत की प्रशासन की जिम्मेदारी सीधे ब्रिटेन के हाथों में चली गई थी। क्राउन का शासन इसको कहा जाता था। तो इसके 1858 के बाद जो भी शिक्षा के क्षेत्र में चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हमने इसमें वीडियो में देखा था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के विकास के अंतर्गत भाग 3 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब हम आगे जो है बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए थे। तो हम बात करेंगे राधा कृष्णन आयोग के बारे में, ठीक है, कि स्वतंत्रता के बाद जो है राधा कृष्णन आयोग आया था और ये आया था 1948 और 1949 के बीच में, अर्थात भारत की आज़ादी के 1 साल के बाद जो है ये इस आयोग का गठन किया गया था। और कुछ महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन किए गए थे शिक्षा नीति में, जो कि बहुत हद तक सफल भी हुए, लागू भी हुए। उसके बाद जो है कोठारी शिक्षा आयोग आया। कोठारी शिक्षा आयोग जो है 1964 से 1966 के बीच इसका गठन किया गया था। इसके बाद जो है प्रथम शिक्षा नीति आई। प्रथम शिक्षा नीति हमें याद रखना है 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और वो भी कोठारी आयोग की अनुशंसा के तहत। अगर हम 68 को पलट दे तो ये हो जाता है 86। और द्वितीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में राजीव गांधी के शासन के दौरान, जिसके तहत 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था, ठीक है, जो कि हमने आप सभी इस वाले पाठ्यक्रम से पढ़े होंगे। 10+2+3 मतलब 10th, ये 12th और ये ग्रेजुएशन, 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होता था। हालांकि अब तो बहुत सारे टेक्निकल और दूसरे डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं। और इसके बाद हाल ही में 2020 में जो है नवीन शिक्षा नीति जो है लागू की गई है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसके तहत जो ये वाला मॉडल था इसको परिवर्तित कर दिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग की, जिसका समय जो है वो है 1948 से 1949 में। तो क्या किया गया था इसमें, विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में, मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा में के विकास के लिए, उसके अध्ययन के लिए जो है नवंबर 1948 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। और हमें पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है, तो ये वही व्यक्ति जिनके उपलक्ष्य में हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इनके अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने कई सिफारिशें की थी, जिनमें से कुछ सिफारिशें निम्न हैं और इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। तो इन्होंने कहा था कि जो विश्वविद्यालय है, ये विद्यालय नहीं है, ये विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, या हम कहें कॉलेज से पूर्व जो है 12 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए, जिस जनरली हम 12th तक पढ़ते ही थे। विश्वविद्यालयीन जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था और हमें पता है कि संविधान जो है 1950 में लागू किया गया था, लेकिन इन्होंने तभी अपना जो है, जब इन्होंने अपनी, देखो नवंबर में तो गठन हुआ था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1949 में सौंपी थी और ये कहा था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, लेकिन उस समय जो शिक्षा है उसको राज्य सूची में शामिल किया गया था।
था। हमें पता है कि कानून जो विभिन्न देश के विभिन्न मुद्दों पर कानून बनाने के लिए 3 प्रकार की सूचियां होती है। एक सूची को हम बोलते हैं संघ सूची, जिस पर केंद्र का कंट्रोल होता है। एक को हम बोलते हैं राज्य सूची, जो राज्य के अंतर्गत होती है। एक होती है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों हैं कानून बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। हालांकि जब संविधान लागू हुआ तो शिक्षा को शामिल किया गया था राज्य सूची में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1976 जो में हुआ था, इसके तहत जो है इसे बाद 5 विषयों को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया था, जिसमें शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण था। तो ये इन्होंने जो है इसका रिकमेंडेशन कर दिया था राधाकृष्णन आयोग ने। हालांकि वो काफ़ी समय बाद किया गया। देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, का गठन किया जाए, हुआ भी, जिसको हम यूजीसी बोलते हैं। और विद्यालय में कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए, अर्थात 6 महीने का जो है कम से कम इतना जो है अध्ययन होना चाहिए, और 11-11 सप्ताहों के 3 सत्र होने चाहिए। शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, जो है इनके मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। और जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक होनी चाहिए। कॉलेजों में 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, अर्थात इन्होंने कॉलेज में सीटें को जो है संख्या के आधार पर फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा सीटें नहीं होनी, स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। और यहाँ पर एक और प्रावधान किया गया कि जहाँ पर ये थोड़ा सा कटा हुआ है कि जहाँ पर राज्यों की भाषा एवं मातृभाषा का माध्यम समान ना हो, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा अंतर हो, तो वहाँ पर संघीय भाषा अर्थात राज्यों की भाषा में शिक्षा देने की प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। और जहाँ राज्य भाषा और स्थानीय भाषा समान हो, वहाँ छात्रों को परंपरागत या आधुनिक भारतीय भाषाओं का चयन करना चाहिए, ऐसा इन्होंने रिकमेंडेट किया था। ठीक है, काफ़ी हद तक ये चीज़ें लागू हुई थी। और इसके बाद जो है इन्हीं सिफारिश के आधार पर, राधाकृष्णन कमेटी के आधार पर ही जो है 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने इसकी नींव रख दी थी। और 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसको जो है स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक दर्जा जो है दिया गया था, किसको, यूजीसी को। और इसने जो है 2020 तक काम किया, और जो नवीन शिक्षा नीति आई तो उसने भी इसको रिप्लेस कर दिया है वर्तमान में। तो यूजीसी के बारे में हमें काफ़ी हद तक पता होना चाहिए। इसका स्लोगन है ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। काफ़ी कुछ है इसके बारे में, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राधाकृष्ण आयोग यूजीसी का गठन किस आयोग के तहत किया गया था, तो हमें याद रखना है राधाकृष्णन आयोग के तहत, बस इतना काफ़ी है याद रखना। तो जो यूजीसी है हमें पता है ये विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करता है। हर साल आप जिस भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे तो यूजीसी जो है सर्वे करने आता था, उस बेस पर उस पर्टिकुलर कॉलेज को जो है ग्रेड देता था, कोई A+, A, B+ इस प्रकार से ग्रेड मिलती थी। ये विश्वविद्यालय में शोध संबंधी सुविधाओं के स्तर की जांच करता है, समन्वय स्थापित करता है और अनुदान भी देता है, अर्थात जो है पैसे भी ये देता है। तो ये हमें इतना याद रखना है इसमें। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है स्वतंत्रता के बाद सेकंड जो महत्वपूर्ण आयोग है कोठारी शिक्षा आयोग। तो जो कोठारी शिक्षा आयोग है 1964 में जो स्थापित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, सिंपल सी बात है DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। और शिक्षा के ऊपर भारत में जो शिक्षा की पद्धतियाँ हैं, उसके चरण हैं, उसके नमूने तैयार करने के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया था। तो इस आयोग ने भी अपनी क्या क्या रिकमेंडेशन दी हम देखते हैं। तो पहली बात तो हमें याद रखना है कि इसी आयोग के तहत जो है 1968 में पहली शिक्षा नीति भारत की लागू की गई थी। ठीक है, तो ये कोठारी आयोग की अनुशंसा पर, जैसे हमने राधाकृष्णन पढ़ा था कि यूजीसी का गठन राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा पर हुआ है, उसी प्रकार से हमें ये भी याद रखना है कि प्रथम शिक्षा नीति कोठारी आयोग के अनुशंसा के बाद लाई गई थी। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने जो कही आपको याद हो तो ये अभी भारत के संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के तहत ये बात आज
लागू मतलब जोड़ दी गई हैं। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करें 2021 में ही, तो शिक्षा पर जो है हमारा इतना परसेंटेज खर्च होता है। तो इन्होंने 1964 में ही बोल दिया था कि 6% शिक्षा का पर खर्चा होना चाहिए। और हालांकि जो नवीन शिक्षा नीति अभी 2020 में लाई है उसमें भी 6% की बात कही गई है। कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा का विकास करना चाहिए, क्योंकि उस समय भारत में औद्योगिकरण की जो है प्रगति हो रही थी, तो हमें कृषि और औद्योगिक शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे कि भारत का विकास जो है सुनिश्चित हो सके। अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उसके लिए मानक देना चाहिए, और इसके लिए भी एक जो है ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई थी। शिक्षा के लिए 3 भाषा फॉर्मूला अर्थात मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश तथा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना चाहिए, और विज्ञान तथा अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सस्ती पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए और पाठ्य पुस्तकों को उत्तम बनाया जाना चाहिए। आपको पता होगा, अगर आप मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की बुक आपने सस्ते में या फ्री में मिलती हुई देखी होगी। तो ये कोठारी आयोग की बात थी। अब कोठारी आयोग के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए हम देखते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था, उसके तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। और न सिर्फ शिक्षा को शामिल किया गया, उस समय 5 जो विषय थे, शिक्षा, वन, नाप एवं तोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन, इन 5 विषयों को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया था, जिसमें शिक्षा भी शामिल थी। फिर 1986 में जो है द्वितीय शिक्षा नीति लाई गई, और ये जो है 10+2+3 मॉडल को इसमें अपनाया गया था। 2002 में क्या हुआ है कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा करके, ये भी हमने बात कर चुके हैं कि इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया 21A के तहत, और 86 अमेंडमेंट किया गया है इस क्रम का। और 2010 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम को लागू किया गया है। तो हमें इतनी बातें याद रखनी है। अब हमें ना पहली शिक्षा नीति पढ़नी है, ना हमें दूसरी शिक्षा नीति पढ़नी है। हमारे लिए आवश्यक है और इम्पॉर्टेंट है वो है नवीन शिक्षा नीति। हालांकि नवीन शिक्षा नीति के ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड है तो इसमें देख लेते हैं। केवल आपको पहली शिक्षा नीति और दूसरी शिक्षा नीति का जो है क्रम याद रखना चाहिए। तो नवीन शिक्षा नीति की बात करते हैं तो 29 जुलाई 2020 को जो मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इस नीति की घोषणा की है। और नई शिक्षा नीति जो है इसरो के पूर्व जो प्रमुख है के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, और स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अब इस नीति के तहत क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल के कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अभी तक जो शिक्षा जिसके अंतर्गत आती थी वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर नई शिक्षा नीति का जो मॉडल है 5+3+3+4 मॉडल पर लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर 5 क्या है, तो जो नर्सरी LKG UKG पहली और दूसरी क्लास होती है, अर्थात 5 साल का जो कोर्स होता है वो इसके तहत आएगा, जिसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। फिर क्लास 3rd 4th और 5th 3 साल हो गए, वो जो है उसका मतलब ये हुआ। फिर इसके बाद जो 6, 7, 8 3 साल का मिडिल जिसको हम कहेंगे स्टेज, वो ये इसका 3 साल का मतलब ये, और जो 9th के बाद 12th तक का 4 साल है उसको 4 का मतलब वो हुआ। और 4th से ही मतलब हमें 9th से ही विषय चुनने की अनुमति रहेगी। हम कोई भी जो भी सब्जेक्ट हम पहले अभी 11th से सिलेक्ट करते थे कि हमें बायो लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, मैथ्स लेना है, तो यहाँ पर जो है 9th से ही सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जाएंगे। और MPhil वाले जो स्टेज है उसको बदल दिया गया है। ठीक है, हम ये देख चुके हैं कि 6ठी क्लास से जो है वोकेशनल कोर्स से शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये करी गई है बिल्कुल टाल ठोक के कि 5वीं कक्षा तक जो है मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। और नई शिक्षा नीति के तहत जो है डिग्री है, अभी तक डिग्री 3 साल की होती थी लेकिन अब 4 वर्ष की कर दी गई है। हालांकि बात वो लगभग एक ही है, MPhil कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब नई शिक्षा नीति के तहत ये किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो 4 साल का जो है स्नातक का कोर्स करता है, ग्रेजुएशन का कोर्स करता है, अगर वो पहले साल ही मतलब पहले एक ही साल पढ़ाई करता है तो उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर वह दूसरे साल करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में उसको डिग्री मिलेगी, और 4 वर्ष तक का करता है तो उसको शोध के साथ स्नातक जो है उसकी डिग्री मिलेगी। और 4 साल की स्नातक डिग्री के बाद वो डायरेक्टली फिर PhD कर सकता है। पहले MPhil करना पड़ता था या विदाउट MPhil भी PhD कर सकते थे।
नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का 6% खर्च करने का जो है अनुमान लक्ष्य रखा गया है, और यही हमने पढ़ा था कि कोठारी आयोग में भी रखा गया था। हालांकि वर्तमान में 4.46% है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। और यूजीसी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भी हाल ही में हुआ है कि यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई जिसको हम बोलते हैं, ये एआईसीटीई है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और एनसीटीई को हटाकर जो हैकी अर्थात हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। तो ये नवीन शिक्षा नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, हमने 3 वीडियो के अंतर्गत आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास की प्रक्रिया को देखा और समझा, और बहुत ही कम समय में एकदम जो है बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश हमने की है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो परीक्षिता एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे आखिरी में कि हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अर्थात थैंक्स फॉर वॉचिंग।